हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मगध का उत्कर्ष के बारे में और मगध की बढ़िया से जानेंगे। 16 महाजनपदों में तो मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था और मगध का उत्कर्ष, मगध का साम्राज्य, उसके बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे और इस तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले अच्छी तरह से। तो देखिए हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे मगध का उत्कर्ष लिखा हुआ है। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष हम लोग देख चुके हैं। मगध का उत्कर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है और मगध के उत्कर्ष के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग आते हैं 16 महाजनपदों में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। 16 महाजनपद थे जिनमें मगध जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसका कारण क्या थे, क्या ऐसा खूबी था जो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अंगुत्तर निकाय बौद्ध और भगवती सूत्र जैन में इसकी जानकारी हमें मिलती है कि यानी कि जो मगध है सबसे शक्तिशाली यानी कि है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आपका जाके यहाँ पे अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध का है और जगह भगवती सूत्र जो आपका जैन धर्म का है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि मगध साम्राज्य जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था। चलिए मगध का संस्थापक का बात करें तो वृहदत्त को यानी कि मगध का संस्थापक माना जाता है। वृहदत्त को यानी कि मगध का संस्थापक हो गया। उत्कर्ष का बात करें तो उत्कर्ष 600 यानी कि 6 ईसा पूर्व शताब्दी को यानी कि माना जाता है। मगध के उदय के क्या कारण थे, यानी कि क्या कारण था जो मगध का उदय हुआ और क्या कारण था जो मगध इतना शक्तिशाली हुआ, तो इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आते हैं, पहला आता है यानी कि मगध के उदय के कारण में पहले आपका आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या है कि यानी कि आर्थिक कारण में पैसा का होगा। तो पैसा क्या कारण था जो मगध का यानी कि आर्थिक कारण बहुत अच्छा था। चलिए आते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो होता था क्या कि अधिशेष, अधिशेष का मतलब होता है कि मगध जो यानी कि नदियों के बीच में यानी कि 2 नदियों के बीच में बसा हुआ शहर था यानी कि साम्राज्य था। तो इस प्रकार से वहाँ पे ज़्यादा खेती अच्छी होती थी और खेतों में जो अधिशेष बच जाता था तो अधिशेष को दूसरे साम्राज्य में या दूसरे जगह बेचने पर ज़्यादा आय प्राप्त होती थी। तो इससे क्या हो गया, वहाँ पे यानी कि ज़्यादा आय प्राप्त होने का आर्थिक स्थिति वहाँ पर अच्छी हो गई। इसी कारण मगध जो शक्तिशाली बन के उभरने का कारण ये भी एक कारण था। उसके बाद हम बात करेंगे राजनीति का। तो राजनीति का अंदर मगध के साम्राज्य के जितने राजा हुए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा मगध साम्राज्य में ही हुए और एक से एक बढ़कर हुए, इसलिए इसका राजनीतिक कारण ये भी था। और दूसरा कारण यहाँ पे था कि यहाँ इस प्रकार से राजनीतिक कारण में यानी कि हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने दूसरे राजा को हराकर अपने साम्राज्य को ज़्यादा पॉपुलर किया, क्यों 16 महाजनपदों में सब अपने अपने साम्राज्य को ज़्यादा विकसित करने में थे। तो चलिए इसी बारे में हम देखते हैं भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण क्या थे? तो भौगोलिक कारण का मतलब समझते हैं कि मगध जो है यानी कि सोन नदी और गंडक नदी के बीच में बसा एक पाटलिपुत्र शहर है। तो वहाँ पे यानी भौगोलिक कारण क्या था? पहले राजगिरी में था जिसके कारण पहाड़ था और यानी कि यहाँ पे आया तो नदी के कारण हुआ। तो इसका कारण क्या हुआ कि नदियों के कारण यानी कि यहाँ पे यानी कि जो अच्छा पैदावार हुआ और जितने यानी कि लकड़ी हुए जितने यानी तभी तब यानी कि अभी तब तक क्या हो गया था कि लोहा का भी खोज हो चुका था, जिससे यानी कि लोहा से यानी कि जो चीज़ बनता था लोहा से यानी कि युद्ध भी होने लगा था। तो इससे यानी कि बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे हाथी गुफा यानी कि अभिलेख यानी हाथी बहुत सारा जंगली जानवर भी प्राप्त हुआ भौगोलिक खोज में यानी कि दिखाई पड़ा और हाथी का इन्होंने क्या किया, युद्ध में प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मगध ने एक ऐतिहासिक और एक मगध शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। यही एक कारण था आपका आर्थिक, राजनीतिक और आपका हम लोग जानते हैं यहाँ पे भौगोलिक। ये 3 कारण के कारण यानी कि मगध जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो चलिए हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं मगध के वंशों का क्रम का बात करें तो हर्यक वंश पहला आता है, फिर आता है आपका शिशुनाग वंश, फिर आपका आएगा नंद वंश और फिर आपका आएगा मौर्य वंश। तो ये आपका हर्यक यानी कि क्रम वंश यानी कि क्रम के अनुसार गया है। पहले आपका हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश आता है। तो चलिए आते हैं हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो हर्यक वंश आपको पता है, हर्यक वंश इस मगध वंश का प्रथम वंश और पृथ्वीहीनता यानी कि पृथ्वीहीनता यानी कि इसको माना जाता है। एक्चुअली होता है कि पृथ्वीहीनता का मतलब होता है पिता की मृत्यु, यानी पिता को मारकर अब यानी कि जो बेटा है पिता को मारकर सत्ता हासिल करते थे, तो इसलिए पृथ्वीहीनता है। क्योंकि यानी कि हम लोग बात करते हैं यानी कि पहला यानी कि संस्थापक का बात करें तो यानी कि बिंबिसार जो 544 बीसी में यानी इससे संस्थापक थे। तो बिंबिसार की हत्या कौन करते हैं? अजातशत्रु जो उनका बेटा है, अजातशत्रु की हत्या कौन कर देते हैं? तो उसका जो बेटा उदयन, उसकी हत्या उदयन यानी उदयन जो है वही कर देते हैं। इसलिए इसे पितृहत्या के नाम से जाना जाता है। कारण यह है कि पिता की हत्या करके बेटा गद्दी पर बैठते हैं, तो इसलिए पितृहत्या के यानी कि माना जाता है इस वंश को। आप देखिए आगे
हर्यक वंश यानी मगध का प्रथम वंश और प्रेदिंता यानी कि वंश माना के रूप में प्रसिद्ध है। संस्थापक बात करें तो बिंबिसार, और राजधानी जो है राजगिरी, जो यानी पहाड़ों से गिरा हुआ था, जिसके कारण आक्रमण करने में कोई भी यानी कि किसी को भी प्रॉब्लम होता होगा, ये लोग यानी बढ़िया से जीवन जी रहा होगा और अच्छी तरह, इसलिए मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी रहा। और दूसरा हम जानेंगे राजवेद। देखिए राजवेद का मतलब होता है जो जीवक थे वो यानी जीवक को यानी कि जो बिंबिसार है अपने यानी कि जीवक को जो रखते यानी थे राजवेद, उसको यानी कि महात्मा बुद्ध, जो बुद्ध है अवंती के राजा प्रणोद की सेवा में जीवक को भेजा था, यानी कि उसकी सेवा करने के लिए बिंबिसार ने उसको भेजा जीवक को, जो इतना पॉपुलर थे, जो महात्मा बुद्ध और यानी कि प्रणोद के राजा जो थे यानी कि अवंती के राजा प्रणोद, उसको वहाँ भेजा था जीवक को, वहाँ पे जाके सेवा कीजिए। उन लोग का राजवेद थे ये, तभी तो यानी तभी उस जमाने में तो दवाई ववाई मेडिसिन डॉक्टर तो ना होकर यही सब होते रहते थे। विवाह की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी यानी कि साम्राज्य विस्तार करने का जितना भी होता है तो यानी कि या क्या होता है आक्रमण करके या युद्ध करके होता है। लेकिन यहाँ इस चीज़ में हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने दूसरा ही फॉर्मूला अपनाया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि शादी करके अपने साम्राज्य को विस्तार किया है, और शादी से बंधन बन जाते जिससे उनका यानी कि साम्राज्य विकसित होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक दूसरा का यानी क्या होता था संबंध बन जाते थे, तो संबंध में लगा हो गया कि वहाँ पे अब शादी कर लिया तो वहाँ से भी उसका जुड़ाव हो गया, जिसके कारण उसका साम्राज्य क्या हुआ इस तरह विकासशील और विकसित होते गया। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इन्होंने शादी के थ्रू जो है किस तरह साम्राज्य को विकास किया है। तो चलिए आते हैं पहला राजकुमारी की बात करें तो महाकौशला जो कौशल की यानी कि राजकुमारी थी जो महाकौशला उससे इन्होंने शादी किया, तो वहाँ का साम्राज्य हो गया। अब चलना का बात करें तो चलना कौन है, वैशाली के राजा जो चेतक है उसकी पुत्री है चलना। अब फिर हम लोग बात करें क्षेमा का बात करें तो क्षेमा मद्र यानी कि पंजाब देश की यानी कि आपका राजकुमारी है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि किस तरह शादी यानी कि विवाह करके इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया है। फिर हम लोग जानते हैं आगे जाके देखेंगे किस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले सकते हैं, और इसके बाद बात करेंगे किस प्रकार से साम्राज्य विकास हुआ है। यानी कि बिंबिसार के बाद क्या आता है तो अजातशत्रु उनका पुत्र। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं अजातशत्रु यहाँ किस तरह से है उसके बारे में बात करेंगे। तो अजातशत्रु सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको यानी कि दिखाई पड़ना चाहिए, हम दिखे या नहीं दिखे बस ये नोट ये देखना चाहिए। तो देखिए अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु जो है क्या किए वो यानी कि जो पिता थे उनके बिंबिसार उनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठे, तो इसलिए प्रेदिंता यानी कि वंश के नाम से भी जाना जाता है हर्यक वंश को। तो चलिए आते हैं यहाँ क्या क्या था ये। तो यहाँ पे क्या किया 492 BC में इन्होंने क्या किया कि पिता की हत्या करके शासक बना, पिता की हत्या करके क्या बना शासक बना है, और यानी कि वैशाली तथा काशी को जीता। इन्होंने क्या किया वैशाली और काशी को जीता है। उसके बाद हम देखते हैं बुद्ध के महापरिवान के बाद क्या होता है कि यानी कि प्रथम भोज सभा का जो आयोजन होता है अजातशत्रु के काल में होता है, और राजगिरी 483 BC में राजगिरी में, और किसके काल में आपका अजातशत्रु के काल में ही होता है। तो यहाँ पे देखते हुआ यानी कि आयोजन कौन किया यानी कि अजातशत्रु के काल में हुआ। तो यानी कब महापरिवार के बाद जो होता है प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पे होता है वैशाली में। तो वैशाली राजगिरी में 483 BC में अजातशत्रु के काल में। उसके बाद क्या होता है कि अजातशत्रु को भी यानी कि जब अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा उसके बेटे उदयन, इसलिए से तो प्रतिहिंता के वंश के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि क्या किया उसका बेटा जो है यानी कि उदयन या उदयन जो है उसकी हत्या करके वो फिर गद्दी में बैठ गए। मतलब किसकी हत्या की है तो बिंबिसार की, यानी कि जो आपका जाकर अजातशत्रु है बिंबिसार जो है एक बिंदुसार है जो यानी कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ेंगे उसको मौर्य वंश में। तो यहाँ पे बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या जो अजातशत्रु की है तो उनके बेटे अजातशत्रु का यानी कि जो बेटा उदयन उसकी हत्या कर दिया किसका तो अजातशत्रु के। चलिए आते हैं आगे। तो उदयन जो उसको उदयन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं पिता की हत्या करके क्या किया गद्दी पर प्राप्त किया। पिता की हत्या करके इन्होंने क्या किया गद्दी प्राप्त किया है। फिर हम लोग देखते हैं कि गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया। गंगा और सोन नदी के संगम पर, ये गंगा नदी यहाँ से आती है और ये सोन नदी है। तो संगम पे क्या किया पाटलिपुत्र शहर है वहाँ पे यह स्थापना किया। कारण यह था पाटलिपुत्र शहर यानी कि गंगा नदियों के बीच के संगम था, और नदियों के कारण वहाँ उपजाऊ भूमि ज़्यादा होता जिससे ज़्यादा अच्छी फसल होता था, और अटैक करने में यानी कि आक्रमण करने में किसी दूसरा यानी कि साम्राज्य को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुरक्षित यानी कि वंश और सुरक्षित साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है।
तो चलिए आते हैं पाटलिपुत्र का स्थापना की, यानी राजधानी पाटलिपुत्र नगर की है। यानी पहले जो वैशाली था, राजगिरी था, उसके बाद हटा के कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र राजधानी उदयन ने बनाया। और हम लोग देखते हैं राजधानी राजगिरी से कौन पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, पहले राजगिरी में था, उसे कहाँ पर स्थानांतरित किया, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया है। तो उदयन के द्वारा ये हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, वंश खत्म हो गया। उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक क्या, शिशुनाग, सिंपल सी बात, शिशुनाग उनके संस्थापक हो गए। हम लोग बात करें राजधानी का, तो राजधानी कौन है, वैशाली है, क्योंकि यानी कि पाटलिपुत्र स्थापना है। फिर राजधानी कहाँ चल गया, वैशाली चल गया। शिशुनाग ने अवंती के राजा प्रनोद को यानी हराकर अवंती को मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने क्या किया, अवंती के जो राजा थे प्रनोद, उसे यानी हराकर अवंती को कहाँ मिला लिया, मगध में मिला लिया। अब क्या किया, कालाशोक यानी कि जो शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, उन्होंने देखिए कालाशोक जो शिशुनाग का पुत्र था, यानी कि राजधानी पुनः कहाँ किया, पाटलिपुत्र किया। जो यानी कि वैशाली कर दिए थे उनके पिता और राजधानी, उन्होंने फिर राजधानी कहाँ कर दिया, वैशाली जो हटा के यानी कि पाटलिपुत्र जो यानी कि आपके राजधानी थी पहले जाके, राजधानी पुनः क्या किया, पाटलिपुत्र कर दिया। फिर आपको देखते हैं आगे द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन, जो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जस्ट पढ़े अभी जस्ट राजगिरी में आपका यानी कि अजातशत्रु के यानी कि काल में, लेकिन द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन क्या किया, शिशुनाग जो यानी कालाशोक है उनके काल में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था, यानी कि आपका जाके द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में 383 BC ईस्वी में, 383 BC में। फिर अंतिम शासक का बात करें तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, जो आपका शिशुनाग वंश के सबसे लास्ट और अंतिम शासक थे। उनके बाद शिशुनाग वंश का यानी कहानी प्लेन हो जाता है। फिर आपका आता है नंद वंश। तो नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे अब आगे जाके। तो नंद वंश देखते हैं, तो नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद है, जो जैन धर्म के अनुयायी है। मतलब जैन धर्म जैसे हम लोग हिंदू धर्म हुए, तो ये लोग यानी कि जैन धर्म है। भारत में बहुत सारा धर्म पाया जाता है, यानी कि सभी धर्मों का। फिर देखिए आगे जैन धर्म के अनुयायी हैं। और फिर हम देखते हैं एकराट की उपाधि इन्होंने क्या किया, भारत में प्रथम शासक जो है, इन्होंने भारत का प्रथम शासक जो एकराट की उपाधि धारण किया। और एकराट का मतलब क्या होता है, तो एकराट का मतलब होता है राजा अपने प्रतिष्ठा को दिखलाने के लिए, राजा अपने प्रतिष्ठा को दिखलाने के लिए यानी कि एकराट की उपाधि धारण करते हैं। राजा अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने, जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, या बहुत सारे लोग अपनी प्रतिष्ठा में दिखाने के लिए बहुत सारा कुछ करते रहते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए एकराट की उपाधि धारण की है। फिर हम लोग देखते हैं पुराणों परशुराम, यानी पुराणों में हम लोग बात करें तो पुराणों में से परशुराम की संज्ञा भी दिया गया महापद्म नंद को। फिर हम लोग देखते हैं आगे जाके कि इन्होंने क्या किया, उड़ीसा में जो पढ़ते हैं कलिंग, उन्होंने कलिंग भी जीता उड़ीसा में। कौन, महापद्म नंद। बाद में हम लोग पढ़ेंगे अशोक ने भी ऐसा काम किया है, जीता है। फिर हम लोग देखते हैं इसने कलिंग, क्योंकि ये जैन धर्म से अनुयायी थे, जैन धर्म का इन्होंने कलिंग जब जीता तो कलिंग जैन में वहाँ पे देखता है कि जैन के यानी कि जो कलिंग से जैन जो जिनसेन की मूर्ति है, जिनसेन की मूर्ति को इन्होंने मगध लाया। फिर बोला कि नहरों का निर्माण किया। नहरों का निर्माण कलिंग के क्षेत्र में ज़्यादातर मात्रा में किया। उस क्षेत्र में निर्माण करने के क्रम में क्या किया कि नहरों के निर्माण संबंधित जानकारी जो कहाँ पे था, हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, हम लोग देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो यानी कि हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से आपका जाके कि जो महापद्म नंद है, महापद्म नंद जो है वो यानी कि नहरों का निर्माण जब करते हैं उसकी जानकारी जो है आपको हाथी गुफा अभिलेख में, तो हाथी गुफा अभिलेख यानी कि जो खारवेल है उसके द्वारा पता चलता है कि नहरों का निर्माण यानी कि महापद्म ने करवाए थे। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा जो है खारवेल से पता चलता है, ये अभिलेख से। फिर हम देखते हैं घनानंद, यानी कि नंद वंश में अब आते हैं घनानंद, जो अंतिम शासक होते हैं, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। देखिए अंतिम शासक कौन है, घनानंद है। और हम ये भी देखते हैं कि घनानंद जो है आपका ईरान तथा यूनान का आक्रमण में, घनानंद जो है ईरान और यूनान के आक्रमण करते समय घनानंद के साथ, और सिकंदर पर आक्रमण कौन किया 826 ईस्वी में, यानी कि घनानंद के समय में ईरान का आक्रमण होता है, यूनान का आक्रमण होता है, और सिकंदर का भी आक्रमण यानी कि आपका जाके घनानंद के समय ही होता है, जो नंद वंश के अंतिम शासक हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दिए नेक्स्ट, और थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक, और बहुत दिन बाद हम आए हैं तो कुछ प्रॉब्लम है इसलिए
तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आगे हम लोग इस तरह रोड वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ही रहिएगा। थैंक यू।